दोस्तों, अभी सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा कि जो वहाँ की सीमाएं हैं उन्हें सरकार ने चेंज किया था। मतलब टोटल एरिया तो बढ़ाया जाने वाला था, जिसको कि बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH। वो तो बढ़ाया जाने वाला था, लेकिन बफर एरिया कम किया जा रहा था। उस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी फटकार लगाई है NTCA को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये क्या पूरा मामला है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक तो NTCA को बोला है और दूसरा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति यानी कि SCNBWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनको फटकार लगाई है। क्या बोला है जो सुप्रीम कोर्ट ने, वो एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता में जो पीठ थी उसने बोला है। ये लिखा हुआ है कि हमने NTCA और SCNBWL पर बहुत विश्वास किया था कि ये विशेषज्ञ निकाय हैं और वे इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, लेकिन ये तो केवल डाकघर की तरह से काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर दोस्तों डाकघर क्यों बोला, क्योंकि एक फाइल थी जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये 48 आवर्स में 3 बड़ी संस्थाओं से अप्रूव हो गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये डाकघर की तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि डाकघर में क्या होता है, एक लिफाफा आता है, उसको ठप्पा लगाया, आगे बढ़ाओ, खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। जो सरिस्का से रिपोर्ट गई थी राज्य वन बोर्ड की, उसको इन दोनों कमिटीज़ ने 48 आवर्स में 3 जगह से अप्रूव हो गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। ये दोस्तों केस है TN गोदावर्मन, जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। इन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो 23 जून को राजस्थान वन्य जीव बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव को 25 जून को NTCA ने पास कर दिया और 26 जून को वो जो स्थायी कमेटी है NBWL की, उसने पास कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा भेजा है NTCA और वो जो NBWL है उनके पास कि दोबारा विचार करके दोबारा प्रस्ताव भेजिए, और अगर हमें जरा सा भी संदेह हुआ कि ये खनन माफिया या जो खदानों को शुरू करने की प्रक्रिया के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो हम इस पूरे प्रोग्राम को समाप्त कर देंगे, स्थगित कर देंगे, रद्द करवा देंगे। अब वो प्रोग्राम क्या है? अब जो ये प्रस्ताव भेजा था राजस्थान के राज्य वन जीव बोर्ड ने, उसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बढ़ा रहे हैं। यानी पहले था 881 स्क्वायर किलोमीटर, उसको बढ़ा के 924 कर रहे हैं, यानी करीब करीब 40-45 किलोमीटर का एरिया बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बफर जोन से उतने ही किलोमीटर घटाए जा रहे हैं, यानी 245 किलोमीटर्स का जो बफर जोन था स्क्वायर किलोमीटर्स का, वो 203 किया जा रहा है। यानी जितना बढ़ाया वहाँ पे उतना घटा लिया यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई, उन्होंने कहा है कि एक दिन में आप इस पर फैसला नहीं ले सकते, ये बाघों से जुड़ा हुआ मामला है, आप इस पर विचार करिए, ठीक से पढ़िए। क्योंकि दोस्तों ये कोर्ट ने नहीं लिखा, लेकिन जनरली डिस्कशन में आप समझ सकते हो, कोई भी रिपोर्ट 100-200 पेज से कम की तो जनरली होती नहीं है। तो 100-200 पेज तो एक दिन में पढ़े भी नहीं जा सकते। और जबकि दोस्तों ये बाघ से जुड़ा हुआ मामला है, शेर से जुड़ा हुआ मामला है। शेर है तो जंगल है, और जंगल है तो शेर है। हाँ, दूसरा शेर अगर करो कि खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तब वो रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है 24 घंटे के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो कार्यक्रम है कि बफर एरिया का एरिया कम कर लो, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया बढ़ा दो, हमें ऐसा लगता है कि ये खनन माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ये टिप्पणी मेरी नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की है। हालांकि जो वकील थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कोर्ट में बोला कि किसी भी तरह से वो जो एरिया कम हो रहा है वहाँ पर माइनिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पहले ही पांडुपोल मंदिर में जो प्राइवेट गाड़ियाँ जाती थी सैटरडे और ट्यूसडे को, उन पर रोक लगा दी थी। बदले में इलेक्ट्रिक वाहन चालू करने की स्कीम चालू की थी, और जो कि चल रही थी, लेकिन बसें पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। तो जो पांडुपोल मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया था या स्टेटमेंट दिया था कि 6-7 हज़ार लोग आते हैं, बसें उतनी है ही नहीं, बड़ी अव्यवस्था हो जाती है। और वो बसें चलती थी केवल ट्यूसडे और सैटरडे को। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कहा है कि CNG बसें भी चलाई जाए, और वो 7 दिन चलाई जाए। अब दोस्तों क्या था कि देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व में
पांडुपोल मंदिर है जो कि धार्मिक आस्था का केंद्र है। और पांडुपोल मतलब पांडु मतलब पांडवों से जुड़ा हुआ है, और पोल का मतलब होता है राजस्थानी भाषा में दरवाज़ा। वहाँ पर अगर आप जाओगे, मैं तो गया हूँ, पांडुपोल मंदिर भी गया हूँ, और वहाँ से 1 किलोमीटर आगे ट्रैक होता है, तो वहाँ पे चट्टान में बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसके बारे में मान्यता है कि वो भीम ने बनाया था अपनी गदा मार के। तो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, लोग वहाँ पे जाते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि हनुमान जी के दिन होते हैं ट्यूसडे और सैटरडे, तो सरकार ने बहुत साल पहले से ये अरेंजमेंट किया था कि क्योंकि हनुमान जी के दिन ट्यूसडे और सैटरडे होते हैं, उस दिन एंट्री अलाउड होती थी केवल मंदिर तक, बाकी जंगल में जाने का नहीं। एक 20 किलोमीटर की सीधी रोड जाती है गेट से पांडुपोल तक, वहाँ तक पब्लिक जा सकती है अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ियों से, और फिर अपना घूम के दर्शन करके और वापस आ सकते हैं। ये सिस्टम बहुत साल से चलता था, मैंने अपने कुछ वीडियो में दिखाया भी है। तो क्योंकि उस रोड पे होता था, उससे ज़्यादा उतना डिस्टर्बेंस नहीं था, क्योंकि एक सीधी रोड थी 20 किलोमीटर की। ये सरिस्का में जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था प्राइवेट गाड़ियों का, वो इसलिए लगाया था क्योंकि रणथंभौर में कई घटनाएं हो गई, जो एक बच्चे की जान चली गई, फिर एक वो पुजारी जी की, एक वो जैन मंदिर के माली की जान चली गई। सरिस्का में व्यवस्था क्यों थी? क्योंकि जंगल के अंदर था, तो रोज़ जाने की परमिशन नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने खोल दिया था ट्यूसडे और सैटरडे को। कई सालों से चल रहा है, यानी कि मैं पहली बार जब गया था 2007 में गया था, ट्यूसडे या सैटरडे, शायद सैटरडे था, शाम के 3 बजे तक एंट्री होती थी, और उसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते, निकलना 5-6 बजे तक होता था। तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि जो धार्मिक आस्था थी, तो उनको मालूम है अगर हमें पांडुपोल के दर्शन करने हैं तो हम केवल ट्यूसडे और सैटरडे को जा सकते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अब उन्होंने कहा कि 7 दिन बसें चलाओ मंदिर तक जाने के लिए। मंदिर जंगल के अंदर है, लेकिन सीधी रोड पे है, जो पक्की रोड बनी है, और उसमें बसेस भी चलती थी पहले, बस से जाने का रास्ता भी था। शायद मुझे लगता है 1 आध बस अभी चलती होगी। तो अब जब भीड़ होती है कि 6 से 7 हज़ार आदमी आ जाते हैं ट्यूसडे को और सैटरडे को, वो इस वजह से आते हैं कि जो पूरे हफ्ते इंतज़ार करते हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है, अगर शिव जी का मंदिर है तो सोमवार को भीड़ लगेगी, गणेश जी का मंदिर है तो बुधवार को भीड़ लगेगी, हनुमान जी का मंदिर है तो ट्यूसडे सैटरडे भीड़ लगेगी। तो लेकिन दर्शन तो हर दिन बराबर होते हैं। उस दिन मान्यता ज़्यादा होती है कि भाई उनका दिन है, तो लोग कुछ ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अगर नीलकंठ महादेव के मंदिर जाना है तो बाहर से आने वाले लोग सोचते हैं हम सोमवार को ना जाए, क्योंकि सोमवार को जाएंगे तो हम जहाँ 5 घंटे लाइन में लगेंगे, अगर मंगलवार को जाएंगे तो आधे घंटे में हमारे दर्शन हो जाएंगे। दर्शन नीलकंठ भगवान के ही होने। तो ये सिस्टम ठीक है, अगर 7 दिन के लिए खोल दिया जाएगा तो जो गाड़ियों की समस्या आ रही थी एक दिन में, क्योंकि सारी भीड़ ट्यूसडे और सैटरडे को आती थी, वो बढ़ जाएगी। कोई मंगलवार को कर लेगा, कोई बुधवार को कर लेगा, कोई गुरुवार को, तो वो समस्या नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों, वो पुरानी बात पे दोबारा आ जाता हूँ मैं कि जो ये पूरा था बफर एरिया को कम करके और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को बढ़ाने के नाम पे जो प्रक्रिया चालू हुई थी, उसको चैलेंज किया एक एनजीओ ने जिसका कि नाम है पीपल फॉर अरावलीज। इस एनजीओ के अलावा 3 पर्सनल नागरिकों ने, यानी सिटीजन्स ने भी ये रिट दायर करी थी। एक वकील हैं सृष्टि अग्निहोत्री जी, उन्होंने कहा था कि सरकार का यह कदम जो कई सालों से बंद पड़ी हुई हैं, करीब 50 खदानें हैं जो कि मार्बल की हैं और डोलोमाइट की हैं, उन्हें चालू करने की कोशिश की जा रही है। वो चालू हो जाए इसलिए बफर एरिया का एरिया कम किया जा रहा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया बढ़ा के, ताकि वो जो एरिया कम हो तो जब वो नेशनल पार्क के बफर एरिया से बाहर हो जाएंगे तो उन्हें माइनिंग की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि हम खदान किसी भी कंडीशन में चालू नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसे कैंसिल किया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि देखिए, जब भी कोई आदमखोर बाघ कहीं पे एक्टिव होता है, किसी टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की बात की जाती है, तो हर जगह जो बात आती है वो आती है एनटीसीए की। एनटीसीए सबसे ज़्यादा प्रभावी संस्था है भारत के अंदर टाइगर के बारे में, और वो कितनी प्रभावी है मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं। तो दोस्तों, जो एनटीसीए होती है, जो कि भारत की सर्वोच्च संस्था है टाइगर से रिलेटेड, उसके अध्यक्ष होते हैं भारत के वन मंत्री, पदेन, यानी जो भी भारत के वन मंत्री होंगे ऑटोमेटिकली वो एनटीसीए के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट उसी मंत्रालय में जो राज्य मंत्री होंगे अपने आप पद के अनुसार उपाध्यक्ष हो जाएंगे। यानी कि जो भारत के कैबिनेट वन मंत्री हैं वो अध्यक्ष हैं, और राज्य मंत्री सेंटर के
वो उसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे एनटीसीए के मेंबर, जिसमें से 2 लोकसभा के होंगे, 1 होंगे राज्यसभा के। 8 वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होंगे, जिसमें से 2 जनजातीय विकास क्षेत्र से होने चाहिए, यानी कि जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उन्होंने काम भी किया होना चाहिए उनकी भलाई के लिए। पर्यावरण वन मंत्रालय, यानी कि जो मिनिस्टर साहब जिसके अध्यक्ष हैं, उसके जो सेक्रेटरी हैं आईएएस ऑफिसर, वो इसके मेंबर होंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो महानिदेशक हैं वो इसके मेंबर होंगे। महानिदेशक के अलावा डायरेक्टर जनरल हैं पर्यावरण वन मंत्रालय में, वो इसके मेंबर होंगे। अब जितने भी इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व हैं, उनके जो फील्ड डायरेक्टर्स हैं, उनमें से 6 फील्ड डायरेक्टर 3-3 साल के लिए आते रहेंगे। 3 आएंगे, फिर 6 आएंगे 3 साल के लिए, फिर चेंज होकर दूसरे 6 आ जाएंगे, फिर एक रोटेशन में, यानी कि हर वक्त एनटीसीए में 6 फील्ड डायरेक्टर भी होंगे। जो लॉ मिनिस्ट्री है उससे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर का कोई अधिकारी होगा। जो शेड्यूल कास्ट का मंत्रालय है, शेड्यूल ट्राइब का मंत्रालय है, दोनों के सेक्रेटरी होंगे। जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं वो इसके मेंबर होंगे। पंचायती राज मंत्रालय के जो सेक्रेटरी है वो इसके मेंबर होंगे। वन महानिदेशक लेवल का कोई अधिकारी जिसे कम से कम 10 साल का अनुभव हो, वो भी इसका मेंबर होगा। तो दोस्तों, इतनी बड़ी संस्था जिसमें बिग शॉट्स हैं सारे फॉरेस्ट से रिलेटेड, जब फॉरेस्ट मिनिस्टर ही अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष है, सेक्रेटरी भी मेंबर है, 6 फील्ड डायरेक्टर भी हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्था के, लॉ मिनिस्ट्री से हर जगह से लोग हैं, इतनी पावरफुल संस्था है, उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा दे तो ये बहुत चिंता का विषय है। हालांकि अभी केवल सवाल उठाया, कोई जवाब नहीं आया है। 12 अगस्त को दूसरी हीरिंग है, उनसे कहा है इस पर पुनर्विचार करके दोबारा भेजें। अभी किसी कंक्लूजन पे पहुंचना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये जो रिपोर्ट इतनी जल्दी पास हुई, ये चिंता का विषय है कि 48 घंटे में 3 ऑफिस ने क्लियर कर दिया, जबकि 48 घंटे में तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता होगा। मैंने पता करने की कोशिश की है कि रिपोर्ट कितने पेज की थी, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं चल पाया। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने कभी रिपोर्ट देखी नहीं कि 40-50 पेज से कम के कोई रिपोर्ट होती हो। सैकड़ों पेज की रिपोर्ट्स होती हैं वैसे, उसमें एक पॉइंट लिखा जाता है। एक पॉइंट और सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि उसमें जहाँ पे लिखा है, एक तो जो ये याचिकाकर्ता थे उन्होंने देखा था कि जो एनटीसीए की अप्रैल में मीटिंग हुई थी, तो जब भी मीटिंग होती है मीटिंग मिनट्स निकाले जाते हैं कि पूरा क्या क्या हुआ, और सारे लोग जो मीटिंग में थे वहाँ पे साइन करते हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो जो रिकॉर्ड था उसमें इस मामले से रिलेटेड कोई चर्चा हुई नहीं थी, ये उन्होंने बताया। दूसरी बात, जहाँ पर भी कुछ विशेष टिप्पणी की गई है, कमेंट्स किए गए हैं, बड़े ही बेसिक से कमेंट किए गए हैं। उस बफर जोन को कम करने का, और बफर जोन जो माइंस वाला इलाका वो इलाका है, उसको कम करने का जो कारण दिया गया वो ये कि अब बाघ इस क्षेत्र में आते जाते नहीं है। एक बड़ी सी बेसिक सी बात जो एक सड़क पे घूमने वाला आदमी भी लिख देगा, ये कोई स्पेशलिस्ट की टिप्पणी नहीं है कमेंट्स। उसके लिए तो कुछ होना चाहिए, पूरा एक सर्वे होना चाहिए कि इतने दिनों से पग मार्क नहीं मिले या कब मिले थे लास्ट टाइम, किस तरीके से ड्रोन से सर्वे किया गया था, कितने कैमरा ट्रैप लगाए गए थे, वो जो कैमरा ट्रैप लगाए गए थे उनके रिजल्ट कहाँ है, कहाँ पब्लिश किए गए, सारे डॉक्यूमेंट देने चाहिए थे। उसकी जगह पे केवल एक लाइन लिखी है कि अब बाघ यहाँ पर आते जाते नहीं है। अब दोस्तों, जो एनटीसीए होता है उसका बेसिक काम क्या होता है, क्योंकि आप लोग अक्सर मेरे वीडियो में और दूसरे वीडियो में भी एनटीसीए का नाम सुनते रहते होंगे। इनका बेसिक काम होता है, सबसे पहले तो जितने टाइगर रिजर्व हैं उनकी सीमा रेखा तय करना। अभी जिस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व का, वहाँ पर भी यही बात हो रही है, सीमा रेखा ही तय की जा रही है। एक तरफ से सीमा रेखा बढ़ाई जा रही है, एक तरफ से सीमा रेखा कम की जा रही है। दूसरा काम होता है इनका टाइगर की गणना कराना। कई लोग बोल देते हैं जनगणना कराना, मेरे ख्याल से टाइगर की गणना वर्ड सही होगा, जनगणना तो इंसान की होती है। तीसरा मेजर काम होता है जिसके बारे में आप अक्सर खबर सुनते रहते हो, वो होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। जब होता है तो उसकी रिपोर्ट लेना, उसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी वो तय करना। किसी भी टाइगर को विदाउट एनटीसीए की परमिशन के मैन ईटर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। अगर कहीं पर राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करती है तो एनटीसीए उसे रोक सकती है। अगर वो कोई ऐसी नीति बनाती है जो कि टाइगर के खिलाफ है या जंगल से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ है, तो एनटीसीए को यह अधिकार है कि वो उसे रोक सकती है। अब सवाल ये उठता है कि एनटीसीए क्यों ज़रूरी है। एनटीसीए इसलिए ज़रूरी है कि देश के
मतलब पूरे विश्व के 75% के आसपास टाइगर इंडिया के अंदर है। तो इंडिया की ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है पूरी दुनिया के लिए कि वो टाइगर को सुरक्षित रखे। अपने देश के लिए तो जिम्मेदारी है ही, दुनिया के लिए भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे यहाँ है। अब जंगलों में कटाई होती है, उसको रोकने का अधिकार भी एनटीसीए को है। पोचिंग को रोकने का अधिकार भी एनटीसीए को है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में मुआवजा देना, इन सब पे मॉनिटर करना, टाइगर को कब ट्रैंकुलाइज करना है। टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए क्या होता है कि वैसे तो एनटीसीए से परमिशन चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसी कोई नौबत आ जाए कि टाइगर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, परमिशन लेने में टाइम लग जाएगा, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो उस स्टेट के हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं ट्रैंकुलाइज करने का, लेकिन बाद में उन्हें इस बारे में भी लिखित जानकारी एनटीसीए को देनी पड़ेगी, किस कंडीशन में अचानक आदेश देना पड़ा, क्या परिस्थिति हो गई थी। तो कुल मिला के एनटीसीए ही भारत के अंदर वो संस्था है जो कि बाघ की आवाज़ है। टाइगर की तरफ से बोलने वाला अगर कोई है तो एनटीसीए है। अच्छा, इसके पहले ऐसा नहीं कि सरिस्का में ही सीमा रेखा बढ़ाई हो। सुंदरबन टाइगर रिजर्व को आप जानते हो, वहाँ तो बेतहाशा अच्छी खासी सीमा रेखा बढ़ाई गई थी। वहाँ सुंदरबन में तो सीमा रेखा अच्छी खासी बढ़ाने का प्रस्ताव अप्रूव कर दिया है एनटीसीए ने। जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, अब उसकी सीमा रेखा बढ़ के हो जाएगी 6329.57, यानी करीब करीब 63230 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि है 3728 स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद नंबर 2 पे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अब सुंदरबन टाइगर रिजर्व हो जाएगा। यह प्रस्ताव सुंदरबन का जो बढ़ाने का था 20 साल पहले से पेंडिंग चला रहा था दोस्तों। 2020 में जो फील्ड डायरेक्टर थे उन्होंने दोबारा जोर शोर से डिमांड उठाई, तो ये मामला दोबारा उठा, वरना ये सीमा रेखा बढ़ाने का काम 20 वर्ष से पेंडिंग था सुंदरबन वाले मामले में। दोस्तों, सुंदरबन के एरिया में 101 टाइगर है, जिसमें से 80 टाइगर रिजर्व के अंदर है और बाकी के 21 टाइगर रिजर्व के बाहर है। अब जब ये एरिया बढ़ाया जा रहा है तो ये उम्मीद की जा रही है कि टाइगर को कंफर्ट लेवल मिल जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। हालांकि जो मछली पकड़ने वाले हैं उन्होंने चिंता जाहिर करी है कि हमसे पूछा नहीं गया है, अब हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वैसे ही मैन ईटर टाइगर के साए में हमारा जीना मुश्किल था। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने जवाब दिया है कि आप जहाँ पे मछली पकड़ते थे, जैसे पकड़ते थे वैसे ही पकड़ते रहेंगे, आपके ऊपर कोई फ़र्क आएगा नहीं। हालांकि दोस्तों मुझे लगता है कि आएगा बाद में, क्योंकि टाइगर रिजर्व बनाने के बाद में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो पहले की तरह से वो अधिकार नहीं रहेंगे। लेकिन बाकी कंट्री में, हमारे देश में FRA होता है, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत जो लोग अंदर जंगल में रहते आए हैं उन्हें अधिकार मिलता है। जनरली वो ट्राइब्स को मिलता है कि वो जो जंगल की वनोपज उठाते थे, लकड़ी, पत्ते, शहद, आपको मालूम है कि जंगल से शहद का छत्ता जो कि गिरा हुआ है वो भी आप नहीं ला सकते हो, वो भी क्राइम है। लेकिन उन लोगों को जिनको परमिशन दी जाती है FRA के तहत, उनको अधिकार होता है कि वो ला सकते हैं। तो अगर फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने बोला है तो इस आधार पर बोला होगा कि इनको वो परमिशन दे देंगे FRA के तहत या उसी तरीके के किसी दूसरे नियम के तहत। तो ये तो सुंदरबन का तो मैंने जिक्र किया दोस्तों कि एक और टाइगर रिजर्व है जिसकी सीमा रेखा बढ़ाई गई है, क्योंकि वो NTCA का अधिकार क्षेत्र है। उस अधिकार क्षेत्र के तहत, उसी के तहत सरिस्का में भी बढ़ाना और घटाना किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन है कि 48 घंटे के अंदर 3 जगह से पास कैसे हो गया वो रिपोर्ट, और उस पर विशेष टिप्पणी, विशेष सर्वे क्यों नहीं किया गया, उसी के लिए फाइल लौटाई गई है। 12 अगस्त को अब मालूम चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया है, अगर हमें ज़रा सा भी शंका या आशंका हुई कि ये खनन माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट हम ख़त्म कर देंगे। ना कोई सीमा रेखा बढ़ेगी ना घटेगी, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये एक मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि सबसे बड़ी संस्था, जब भी हम बात करते हैं, NTCA करते हैं, उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट आएगी उसको पूरा सर्वे करके, पूरा स्टडी करके, जल्दीबाजी में नहीं, पूरा अध्ययन करके निकाला जाएगा, ताकि जनता का विश्वास बना रहे सर्वोच्च संस्था पर, जो कि बाघों से रिलेटेड है, और दूसरी बात, बाघों का भी भरोसा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ इस पॉडकास्ट को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।